हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएनएसएस। मतलब कि बीएनएसएस में ऐसा नहीं है कि हम कुछ सेक्शन वगैरह पढ़ेंगे, केस लॉ पढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में हम सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, मतलब कि पूरे प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू वन थिंग। देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पूरे स्टेप्स को पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट कर लूँ इसे। देखो, बीएनएसएस में जो भी प्रोसीजर है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मतलब कि मैं थोड़ा और शॉर्ट कर दूंगा। टेक दिस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। देखो, बीएनएसएस में हमें टोटल 12 स्टेप्स पढ़ने हैं। मतलब कि मैंने जो नोट्स बनाया है उसमें टोटल 12 स्टेप्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है क्राइम ऑकर्स। मतलब कि जब क्राइम हो जाता है, क्राइम कैसे होता है, मतलब कि क्राइम होने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप है एफआईआर या फिर कंप्लेंट जब होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर अरेस्ट होता है, फिर बेल होता है, फिर चार्जशीट। सातवां स्टेप है कॉग्निजेंस। मतलब कि कॉग्निजेंस अगर ऑफेंस ना क्लियर हो जाता है, ठीक है। सातवां है, आठवां है आपका समन या फिर वारंट कब इशू होता है। फिर है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जो कि जज के द्वारा ही किया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। फिर 10वां है ट्रायल। ट्रायल के बाद जजमेंट होता है, जजमेंट के बाद अपील होता है। तो आज हम पूरा ना प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं बीएनएसएस का। इसको सिंपल भाषा में समझे ना कि आपको पूरा मैं मतलब कि जो कहते हैं ना कि थियोरेटिकल लैंग्वेज से ले जाकर के आप प्रैक्टिकल नॉलेज को दिखाना। तो आज मैं आपको पूरा ही जो क्रिमिनल मैटर होता है उसका मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना शायद आपको, मुझे नहीं लगता है कि कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कमीशन ऑफ क्राइम। देखो, स्टेप 1 जो है हमारा कमीशन ऑफ क्राइम है। देखो, सबसे पहले क्राइम क्या होता है। तो क्राइम देखो, ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ होती है या फिर इलीगल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि जिसको करने पर ना आप पनिशेबल होते हो। पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट कोई भी आपने काम किया है जो कि इलीगल नेचर का है, तो स्टेट आपको पनिश करता है, ठीक है। इसको क्राइम बोलते हैं। देखो, तो मेनली ना क्राइम तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ऐसे बहुत सारे होते हैं। लेकिन प्रोसीजरल लॉ में बेसिकली हम दो टाइप्स ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ते हैं। पहला है कॉग्निजेबल, जैसे ये है ना कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। तो बेसिकली हम दो टाइप्स ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल क्राइम्स वो क्राइम होते हैं जिस पे पुलिस जो होती है, मतलब कि बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्टली स्टार्ट कर सकती है। वेयर एज इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस को मतलब कि पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तब आपको अरेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी तभी स्टार्ट करते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं मतलब कि बहुत सीरियस नेचर के होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल उतने सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, सिंपल से। देखो, और इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है कि विक्टिम या फिर विटनेस जो होता है वो अप्रोच करता है पुलिस को, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। जो बहुत सीरियस नेचर टाइप्स के जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें मान लो कि या तो कोई थर्ड पार्टी जो कि पुलिस के जान पहचान को हो, या फिर कोई अननोन हो, तो या तो वो, या फिर पुलिस डायरेक्टली मतलब कि उस मामले की संज्ञान ले सकती है। मतलब कि डायरेक्टली है ना, बिना किसी विक्टिम या फिर विटनेस के वो एफआईआर दर्ज कर सकती है। इसे हम कहते हैं सुयो मोटो, जो कि बीएनएसएस की धारा 173 में बताया गया है, ठीक है। ये पहला हमने कर लिया कि कमीशन ऑफ क्राइम, पहला स्टेप हमने फॉलो अप कर लिया। सो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। स्टेप 2 पे आते हैं हम। ओके, सो स्टेप 2 जो है वो है आपका इंफॉर्मेशन टू पुलिस, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफआईआर के बारे में। देखो, तो एफआईआर कब होती है। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो भी होते हैं उसमें एफआईआर नहीं होती है, उसमें होती है कंप्लेंट, ठीक है। हमेशा याद रखना, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही एफआईआर होती है। तो एफआईआर क्या होती है। देखो, एफआईआर जो होती है ना वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होती है, जो कि पुलिस के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये 3 तरीके से हो सकती है। ये तो रिटन, या तो रिटन हो सकती है, ठीक है, या तो ओरल हो सकती है। ओरल मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि पूरा ओरल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो उसकी राइटिंग होती है ना वो रिड्यूस कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है, मतलब कि आधा राइटिंग कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड से कहते हैं, मतलब कि ऑनलाइन वगैरह जो होता है उसको ई एफ आई आर कहते हैं हम, ठीक है। ये एफ आई आर हमने पढ़ लिया। अब
इसके बाद जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है। देखो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें कंप्लेंट होती है, ना कि एफआईआर होती है, जो कि पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। और पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड करने के बाद वो मजिस्ट्रेट को रिफ़र की जाती है। देखो हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था कि इन्वेस्टिगेशन बिना परमिशन के नहीं मिल सकती है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें डायरेक्टली आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि मजिस्ट्रेट जो है वो परमिशन ना दे दे आपको, ठीक है। तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हमने कंप्लेंट के बारे में पढ़ लिया। तो हमेशा ध्यान रखिए आप कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हमेशा एफआईआर होती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हमेशा कंप्लेंट होती है, ठीक है। तो ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने दोनों स्टेप्स पढ़ लिए हैं। पहला जो था वो क्राइम था, दूसरा जो था आपका वो की इन्फॉर्मेशन तो पुलिस को हो गया, ठीक है। तो देखो बर्डन अगर लग रहा है तो वीडियो को स्टॉप करो, चिल करो गाइस, ठीक है। तो ये वीडियो शायद लंबी हो सकती है, मतलब 20 मिनट की लगभग हो सकती है, 20-25 मिनट की। लेकिन ये मैं गारंटी आपको देता हूँ कि इसके बाद आपको मतलब क्रिमिनल प्रोसीजिंग पूरी अच्छे से समझ में आएगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 स्टेप्स को पढ़ लिया। अब हमारा तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इन्वेस्टिगेशन। चलो ठीक है, मान लो कि एफआईआर हो गई, किसी के खिलाफ एफआईआर हो गई। अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है जो कि पुलिस के द्वारा होती है। तो देखो मैं बता देता हूँ, तो सिंपल भाषा में समझे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 तरीके के आपके वो होते हैं। एक सेकेंड, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने मैंने ये बताया इन्वेस्टिगेशन जो होती है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आपने मूवीज़ में देखा होगा कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है। तो देखो ये इस पे क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होता है, पूरा स्टेप्स क्या होते हैं। मान लो आप पुलिस वाले हो, ठीक है, आपको किसी मजिस्ट्रेट ने मतलब बोला कि जाओ आप एक कोई मर्डर मिस्ट्री है उसको इन्वेस्टिगेट करो, मतलब किसी को किसी ने मार दिया तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। तो कैसे आप करोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले होगा आपका, आप जाओगे क्राइम सीन पर, ठीक है। क्राइम सीन पर आप जाओगे, ठीक है, वहाँ गए आपने बॉडी देखी। दूसरा हो गया कलेक्ट फिजिकल एविडेंसेस, मतलब कि वहाँ पे जो मान लो कि एविडेंसेस जो आपने पाओगे, जैसे कि किसी को किसी ने मार दिया, उसके पास जो पर्स है या फिर आपके फ़ोन है, उसके घर के मतलब जो भी लोग हैं उनकी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह या फिर कुछ भी जो भी है फिजिकल एविडेंसेस जो भी प्रेजेंट है उस आदमी के पूरे बॉडी में, वो सब निकाल के वो कलेक्ट कर लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई मतलब क्रिमिनल अच्छे मतलब थोड़ा बेवकूफ़ होता है, तो वो क्या करता है कि वहीं पे अपना मतलब कांड किया हुआ सामान वहीं छोड़ देता है। मतलब कि मान लो कि किसी ने किसी को चाकू से मार दिया, तो उसके बाद चाकू वहीं फेंक दिया गलती से, या फिर उसके मतलब हाथ का ब्रेसलेट छूट गया या फिर अंगूठी छूट गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्रेसलेट पहनी है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो, पहले आप क्राइम सीन पे जाओगे, फिर फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करोगे। तीसरा है विटनेस अगर है वहाँ पे तो उसका स्टेटमेंट जो है वो आप रिकॉर्ड करोगे। मान लो वहाँ पे विटनेस नहीं था तो क्या ही रिकॉर्ड करोगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आता है चौथा जिसमें पॉइंट आता है वो है अरेस्ट। अगर रिक्वायर्ड हो तो मतलब कि मान लो कि किसी के ऊपर किसी को शक है तो उस कंडीशन में पुलिस है ना वो अरेस्ट भी कर सकती है, ठीक है। मान लो किसी के ऊपर किसी को वो है मतलब डाउट है तो पुलिस उस कंडीशन में उसको अरेस्ट भी कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि किसी बॉडी वॉडी का जो भी हो गया मतलब उसका एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस होती है, छठवें पॉइंट में हमने देखा, 6th पॉइंट में है फॉरेंसिक एनालिसिस होती है उसमें, ठीक है। कि बॉडी में क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ आपके ड्रग्स वगैरह पाए गए या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह पाया गया जो कि मतलब मारने के काम आया या फिर बेहोश करने में आया। ये सब कलेक्ट किया जाता है, तभी तो पता लगता है कि कैसे मतलब किसी की मौत हुई है, ठीक है। फिर डिजिटल एविडेंसेस कलेक्शन होता है, मतलब डिजिटल एविडेंसेस का कलेक्शन ये होता है, मान लो कि कोई फ़ोन हो गया या फिर आपके व्हाट्सअप चैट हो गया या फिर फ़ोन की डिटेल्स हो गई या फिर आपके ये भी कैमरा सीसीटीवी कैमरा, ये सब डिजिटल एविडेंसेस के कलेक्शन होते हैं, मतलब अगर प्रेजेंट हो वहाँ पे तो, ठीक है। तो ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली है फाइनली, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपका, इसमें पुलिस की पावर क्या क्या होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपकी पुलिस की क्या क्या पावर होती है, आप पुलिस वाले हो या फिर पुलिस है कोई, तो उसकी पावर क्या क्या होगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सर्च एंड सीजर का, मान लो कि कोई भी फिजिकल एविडेंसेस है उसको उसके सर्च करेगी, वो पुलिस जो है ना वो सर्च करेगी उसके बारे में, ठीक है। फिर उसको सीज करेगी
इंटेरोगेशन अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ इंटेरोगेशन क्या होती है, ठीक है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है वो कस्टडी, या तो पुलिस या फिर जुडिशियल कस्टडी में। कई बार ऐसा होता है कि एविडेंसेस को तो मतलब पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी के ऊपर शक होता है, तो उसको मतलब पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि शायद इसने कांड किया हो, तो वो पुलिस या फिर जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है वो चीज़ों के ऊपर। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की टाइम लिमिट क्या होती है? सो तीसरे मतलब स्टेप में हम टाइम लिमिट देखेंगे। देखो वैसे तो कोई नेसेसरी टाइम लिमिट दिया नहीं गया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बार कि मजिस्ट्रेट है उसने बोल दिया कि इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो 3 महीने के अंदर भीतर हो जाना चाहिए, तो फिर पुलिस को करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेट 3 महीने के अंदर। डिले नहीं होना चाहिए, डिले होगा तो फिर पुलिस की खटिया खड़ी कर देंगे मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। सो पानी वानी पी लो भाई, ये ठीक है, मैं भी थक गया हूँ थोड़ा। 3 हमने स्टेप्स को देख लिए, ठीक है। तो चौथा जो हमारा है ना वो है आपका अरेस्ट। 3 स्टेप्स हमने देख लिए, चौथा स्टेप जो आता है वो अरेस्ट। मान लो कि पहले क्राइम हो गया, फिर FIR वगैरह दर्ज कर ली, ठीक है। उसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसके बाद से अरेस्ट होगा, ठीक है। तो अरेस्ट में देखो हम क्या पढ़ेंगे कि अरेस्ट कब हो सकता है। देखो व्हेन अरेस्ट इज मेड, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, मतलब कि सीरियस नेचर का हो ना, तो कभी भी मतलब कि पुलिस है ना बिना किसी क्या बोलते हैं वारंट वगैरह के ना या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ना वो अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी ने किया है तो उसको अरेस्ट कर सकती है, या तो किसी फर्दर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आप अरेस्ट कर सकते हैं। एक लैंडमार्क केस है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप मतलब ध्यान में होगा तो आपको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसको। देखो पहला तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकते हैं, दूसरा जो होता है कोई अदर प्रिवेंट, मतलब कि किसी ने क्राइम करा या फिर हो सकता है फ्यूचर में क्राइम करे तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। तीसरा जो होता है वो इंश्योर करने के लिए होता है कि प्रेजेंस इज द कोर्ट के लिए अरेस्ट किया जाता है। मान लो कि आपने किसी को समन भेजा, कोर्ट ने समन भेजा, वो उसको समन भेजने के बाद भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि बोलेंगे कि वारंट इशू कर देंगे, वारंट इशू करेंगे, ताकि मान लो कि वारंट इसलिए इशू करेंगे कि भाई उसको ना पकड़ करके कोर्ट में लाओ, क्यों नहीं कोर्ट में आ रहा है, ठीक है। इसको इंश्योर करने के लिए कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ अरेस्ट क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, देखो मेनली पढ़ेंगे। वैसे तो देखो मैं कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, रात हो गया, लेकिन पढ़ा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मन कर रहा था, थोड़ा रिवीजन हो जाएगी मेरी भी। तो देखो 2 टाइप्स ऑफ अरेस्ट होते हैं, पहला तो है विथ वारंट, दूसरा है विदाउट वारंट, ठीक है। विथ वारंट क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। विथ वारंट सॉरी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। विदाउट वारंट हमेशा ध्यान रखना, विदाउट जो वारंट होता है वो हमेशा सीरियस जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है उसके अंडर ही आता है, ठीक है। तो विथ वारंट जो होता है वो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों टाइप्स में हो सकती है, लेकिन विदाउट वारंट जो होता है वो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अरेस्ट क्या प्रोसीजर क्या होता है, चलो ठीक है। तो इसका पहला प्रोसीजर क्या होता है कि इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब कि सबसे पहले जो स्टेप होता है ना वो इन्फॉर्म किया जाता है जो जिसको अरेस्ट करना है उसको किस ग्राउंड पे आप अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है जो क्या नाम है वारंट, मतलब कि या तो बताया जाएगा या फिर जो वारंट इशू है उस पर खुद इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो जो प्रिपेयर अरेस्ट मेमो, इसको ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रिपेयर अरेस्ट मेमो, एक मेमो रेडी किया जाता है, उसमें अरेस्ट की मतलब सारे रेगुलेशन मतलब लिखे होते हैं, मान लो कि टाइम वगैरह भी लिखी होती है, प्लेस लिखा होता है, ये सब चीज़ें लिखी होती है उसमें, ठीक है। तीसरा है विटनेस का सिग्नेचर, अगर विटनेस है उसमें, ठीक है, मान लो वहाँ पे विटनेस है अरेस्ट करते टाइम या तो पहले ही, तो उसका सिग्नेचर लिया जाता है। चौथा जो होता है, मान लो जिसको ना जिसको अरेस्ट किया गया है उसके फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ताकि वो मतलब कि उनके दिमाग में आ सके वो चीज़। तो हो सकता है कि वो लॉयर को हायर कर सके, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी, एक तरीके से राइट दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, एक्यूज्ड के क्या क्या राइट्स रहते हैं अगर अरेस्ट हो गया है वो, तो सबसे पहला है राइट टू लॉयर, मतलब ये हमारा काम आ गया है, मतलब मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, मतलब हमारा काम आ चुका है। तो राइट टू लॉयर आता है, फिर राइट टू साइलेंस आता है, ठीक है। उसे फोर्स नहीं कर सकता कोई पुलिस वाला कि भाई तू बोल, तेरे मुंह में डंडा डाल के मैं नहीं बुलवा सकता, अगर बुलवाएंगे तो लग जाएंगे पुलिस के, ठीक है।
तीसरा हो जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन कराने का, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ना वो खुद का करा सकता है, ठीक है। राइट ऑफ एक्यूज के हिसाब से, मान लो किसी ने उसको मार दिया, पुलिस वाले ने मार दिया, तो वो क्या करेगा, वो खुद का मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है कि मेरे को पुलिस ने मारा है। कैसे पता लगेगा कि पुलिस ने मारा है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराओगे ना। चलो ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि चौथा जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मान लो आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, तो ये नहीं कि आप 48 घंटे तक ना उसको जो पुलिस कस्टडी में रख सकते हो, पकड़ के रख सकते हो, ठीक है। उसको 24 घंटे के अंदर है ना आपको मजिस्ट्रेट के सामने ना मतलब क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी पुलिस वाले तुम्हारे लिए। चलो, सो फाइनली हमने 4 कर लिए हैं, मतलब स्टेप्स को हमने फॉलो कर लिए हैं। सो पांचवा जो है अपना एक सेकेंड, लेट मी हैंडल दिस। चलो ठीक है। पांचवा जो है हमारा बेल हो गया। मान लो कि अरेस्ट हो गए आप, तो अब वकील की बारी आती है कि वकील साहब क्या रोल प्ले करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में ना, अगले कुछ वीडियोस में ना बेल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बेल एप्लीकेशन वगैरह ड्राफ्ट होती है। सो बी रेडी फॉर डैट, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना आ जाएगा, ठीक है। सो पांचवा जो है पॉइंट है, जो है आपका बेल होता है। सो बेल दो देखो, अब बहुत मतलब टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक सेकंड रुक जाएंगे ज़रा, हमने इसमें टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो बेल जो होता है वो होता है बेलेबल ऑफेंसेस, मतलब कि ऐसे ऑफेंस जो होते हैं जिसमें ना बेल हो जाए ना, वो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। वो पुलिस के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा ग्रांट कर दिया जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है, बेल के एप्लीकेशन लगा वगा करके, ठीक है। दूसरा जो होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, मतलब कि ऐसे ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें डायरेक्टली ना मतलब पुलिस का कोई रोल नहीं आता है, पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस नहीं दे सकती है बेल आपको, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ही होता है। मतलब कोर्ट ही है ना सिर्फ उसको बेल दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता है भाऊ, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोर्ट के अलावा कोई और उसको नहीं दे सकता है। चलो ठीक है। इसके मतलब कि नॉन बिलेबल जो ऑफेंस होते हैं उसके जो बेल जो होता है ना वो डिपेंड करता है किन 3 चीज़ों के ऊपर। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, मतलब कि इसका कितनी ग्रेविटी थी, मतलब क्या बोलते हैं परसेंटेज, एक तरीके से कह लो उस ऑफेंस का परसेंटेज क्या था। दूसरा जो है एविडेंस होता है कि एविडेंस है कि नहीं है। एविडेंस अगर एकदम क्लियर ऑब्जेक्शन है कि आपके खिलाफ बहुत कठोर मतलब कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो आपको बेल नहीं दिया जाएगा, मतलब होता है ऐसा। और रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डिंग, मतलब कि भागने का अगर रिस्क है कि आप भाग सकते हो, तो भाई आपको बेल नहीं देंगे, कोई नहीं देंगे आपको जस्सा बेल, तुम टेंशन ना लो, तुम जेल में सड़ो, ठीक है। तीसरा जो है ना वो अदर टाइप्स में, मतलब कि एंटिसिपेटरी बेल, मतलब कि ऐसे बेल जो होते हैं ना, मतलब कि मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर मेरे को कोई पुलिस वाला ना पकड़ सकता है, ठीक है, मेरे को ना अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए ना पहले से आप कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो, जिसको पहले से प्री प्लान, मतलब कि प्री अरेस्ट बेल बोलते हैं इसको, ठीक है, प्री अरेस्ट बेल बोलते हैं। इसमें जो है ना इंटरिम बेल जो होता है, इंटरिम बेल ये होता है कि आपकी जो ट्रायल वगैरह चल रही है उसके दौरान है ना आप बेल ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी आसानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बेल दिलवाने में लॉयर का क्या रोल होता है, सो सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है ड्राफ्ट बेल एप्लीकेशन। भैया अगर अच्छे वकील को नहीं पकड़े ना तुम, तो बेल एप्लीकेशन की वाट लगा देगा। सो अच्छे वकील को ना बेल, मतलब वकीलों को अच्छा ना बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना आना चाहिए। दूसरा होता है आर्गू लीगल ग्राउंड्स, मतलब कि किन लीगल ग्राउंड्स पे आप आर्गूमेंट कर रहे हो, मतलब कि कोई अच्छा ग्राउंड तो बताओ भाई कि क्यों उसको बेल देनी चाहिए। अब ये बोल रहे हो कि भाई उसकी तबीयत खराब है, उसकी बीवी की तबीयत खराब है, तो उसको बेल दे दो, ये कोई लीगल ग्राउंड नहीं है भाई आर्गूमेंट वगैरह करने का, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा जो है ना वो प्रोटेक्ट एक्यूज के राइट, हमेशा होता है ना लॉयर को एक ऐसे लॉयर मतलब कि आना चाहिए उसको, कि वो एक्यूज का ना जो राइट है ना उसको हमेशा प्रोटेक्ट करे, मतलब कि उसके खिलाफ ना जाए, वो सब चीज़ों को मतलब वो रेगुलेट करे। चौथा जो होता है वो मिटिगेशन, प्रेजेंट मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ऐसे ना फैक्टर्स को मतलब कि वो प्रेजेंट करे जो कि उसके फेवर में हो, ठीक है। किसके किसके, ऑब्वियस सी बात है भाई। चलो आपने 5 कंप्लीट कर लिए स्टेप्स को, तो छठे पॉइंट पे आते हैं, लेकिन प्यास लग रही है, पानी नहीं है, सो मैं पढ़ाना कंटिन्यू रखूँगा। सो छठे पॉइंट पे आते हैं, तो कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलो जी चलो, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, ठीक है, आपका अरेस्ट हो गया है, बेल वगैरह हो गई है, ठीक है।
इसके बाद मान लो कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंप्लीट हो गई है, तो इसके इन्वेस्टिगेशन का हमेशा दो आउटकम होंगे। चलो ठीक है, सबसे पहला जो होता है ना, जो होता है पॉजिटिव रिपोर्ट, मतलब कि जो विक्टिम है उसके फेवर में हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि चार्जशीट जो होती है ना वो क्या नाम है, पुलिस के द्वारा बनाई जाती है। उसमें ये होता है, चार्जशीट में ये लिखा होता है कि फेवरेबल कंडीशंस पाई गई, फेवरेबल एविडेंसेस फाइंड आउट किए गए इसके खिलाफ, सफिशिएंट एविडेंसेस फाउंड किए गए इसके खिलाफ, ठीक है, किसके खिलाफ, एक्यूज के खिलाफ, कि वो लायबल है, ही इज लायबल फॉर द ऑफेंस, ठीक है। इस पे चार्जशीट ना मतलब कि तैयार की जाती है पुलिस के द्वारा। दूसरा होता है क्लोजर रिपोर्ट। अरे रे रे रे, इसमें ये होता है ना कि मान लो किसी के खिलाफ ना एविडेंस ही नहीं हुआ, एविडेंस ही नहीं मिला। कई बार तो ऐसा होता है, मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मूवीज़ वगैरह में देखा है कि पुलिस भी कभी कभार मिल करके ना एविडेंसेस को मतलब कि जला देती है, ये वो फलाने का। वो अलग चीज़ है। क्लोजर रिपोर्ट में ये होता है ना कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं पाए गए, तो उस कंडीशन में ये होता है कि जो जज साहब है ना उस केस को ना क्लोज कर देते, ठीक है। तो उसके बाद मतलब क्लोज क्या करते हैं, मतलब बता देते हैं कि भाई ना सफिशिएंट एविडेंस ना पाने के कारण इसको उसको केस को डिसमिस किया जाता है। तो उस कंडीशन में ना जो विक्टिम जो होता है ना वो क्या करेगा, वो अपील करेगा फिर। इसके बाद क्या होता है, हम क्या पढ़ेंगे, चार्जशीट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। जो देखो हमने ऊपर चार्जशीट पढ़ा कि मान लो कि चार्जशीट जो होता है वो पॉजिटिव रिपोर्ट होती है, किसके फेवर में, किसके फेवर में, विक्टिम के फेवर में, ठीक है। तो चार्जशीट में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले क्या इंक्लूड होता है वो है एफआईआर की डिटेल्स, मतलब कि एफआईआर आपकी कब दर्ज हुई, कब दर्ज हुई, जब ऑफेंस हुआ तो एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद एविडेंसेस, मतलब कि कौन कौन से एविडेंसेस पाए गए हैं, दो तरीके के एविडेंसेस, एक तो फिजिकल एविडेंसेस, दूसरा है डिजिटल एविडेंसेस, तीसरा है विटनेसेस की लिस्ट। मतलब कि अगर कोई विटनेस है वहाँ पे तो उसकी लिस्ट पाई जाएगी, मतलब बताया लिखी जाएगी, उसके बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन देने से उसके बारे में लिखा होता है कि ये विटनेस नंबर 1 है, विटनेस नंबर 2 है, विटनेस नंबर 3 है, ऐसे लिखा होता है। उसका नाम लिखा होता है, उसके साथ साथ मतलब क्या रिलेशन है, अगर रिलेशन कोई है तो ठीक है, नई रिलेशन है तो मतलब ऐसे लिखा जाता है, उसका एड्रेस सिंपल से लिख दिया जाता है। चौथा है एक्यूज्ड का इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है, जो एक्यूज्ड है ना उसके मतलब उसके बारे में लिखा जाता है, जो जो उसने उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, ये सब चीज़ें मतलब वो किसका बेटा है, ये सब चीज़ें लिखी जाती है, पूरे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। और पांचवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी धारा है, मतलब कि कौन कौन सी धारा में फंस गए हो बेटा तुम, ठीक है, ये लिखा जाता है। चलो फाइनली हमने 6 पॉइंट्स को, 6 स्टेप्स को कर लिया है। हम आधा दूरी पे चल चुके हैं, आधे हम मतलब कि रास्ते पे और बचे हुए हैं। फाइनली सातवां हम स्टार्ट करते हैं। तो सातवां में कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट। चलो ठीक है। मान लो कि चार्जशीट मतलब कि बना दी गई है पुलिस के द्वारा, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो दो चीज़ों को हमेशा एग्जामिन करता है। एक सेकेंड, मजिस्ट्रेट होता है वो दो चीज़ों को एग्जामिन करता है, पहला तो है आपका चार्जशीट और दूसरा है एविडेंसेस। चार्जशीट को वो आराम से वो देखेगा, वो एग्जामिन करेगा कि ऐसा तो नहीं कि चार्जशीट में आपने कोई और धारा लगा दी हो। कई बार मतलब पुलिस की गड़बड़ी है, होती है। मैंने जुडिशियल इंटर्नशिप करी है, मतलब कि जुडिशियल इंटर्नशिप में मैंने देखा है कि बहुत बार ये है ना पुलिस ना गलत काम करती है, मतलब कि धारा ही गलत लगा देती है। पुलिस को ये समझने की ज़रूरत है कि चार्जशीट है ना अच्छे से फ्रेम करें, ठीक है। तो चार्जशीट में ना कई बार ऐसा होता है कि वो देखती है, मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं, मजिस्ट्रेट मैम देखती है कि कोई ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ गड़बड़ है। एविडेंसेस को क्लियरली ऑब्जर्व किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि ऐसा तो नहीं कि आपने जो एविडेंसेस की जो लिस्ट बनाई है आपने चार्जशीट में जो जो नोट डाउन कराया है कि ये एविडेंसेस हमको मिले हैं, वो एविडेंस की आपकी कॉपी मतलब कि आपको उसमें देनी पड़ेगी उस चार्जशीट के साथ साथ, ठीक है। जैसे कि आपकी एफआईआर की कॉपी हो गई, एफआईआर की कॉपी के साथ साथ आपका फिजिकल एविडेंसेस हो गए, डिजिटल एविडेंसेस हो गए, इन सब की कॉपी है ना आपको आपके चार्जशीट के साथ देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर देखो, अगर मान लो कि इसके प्रॉपर अगर मजिस्ट्रेट साहब को अगर ये लगता है कि प्रॉपर चार्जशीट बनाई गई है, सारी चीज़ें ना उनके खिलाफ एक्यूज के खिलाफ है, तो वो कॉग्निजेंस लेते हैं, ठीक है। कॉग्निजेंस लेंगे तो वो केस को ना प्रोसीड करेंगे आगे। वही हमने पहले भी पढ़ा, क्या नाम था,
आपका जो था ना चार्जशीट अगर बन गई है, मतलब कि प्रॉपर आपके एविडेंस पाए गए हैं, मतलब कि तो आपकी चार्जशीट दायर हो जाएगी। और अगर प्रॉपर एविडेंसेस नहीं पाए गए हैं तो पुलिस है मतलब कि वो बता देगी मजिस्ट्रेट साहब को कि भाई प्रॉपर आपके एविडेंसेस नहीं पाए गए, तो मजिस्ट्रेट साहब के क्लोज केस को रिजेक्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमने ये पढ़ा कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट, इसमें ये होगा कि पहली बात तो जज साहब कॉग्निजेंस अगर लेंगे, अगर मान लो कि प्रॉपर चार्जशीट बनाएगी, इसके खिलाफ सारे एविडेंसेस पाए गए हैं, तो जज साहब क्या करेंगे, वो केस को आगे प्रोसीड करेंगे। और अगर नहीं पाए गए हैं तो वो सिंपल से खारिज कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे केस को आपके, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाई पेट दुखने लगा यार पढ़ाते पढ़ाते, अरे हाय हाय, मन तो कर रहा है कुछ बाहर से खा के आ जाओ, लेकिन अभी रात के 1:30 बज रहे हैं यार, कुछ नहीं मिलने वाला है। सो हमने 7 कर ली स्टेप्स, 8वें स्टेप पे आते हैं। सो चलो मान लो कि आपने कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब मान लो इसके बाद क्या आता है, समन और वारंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है। समन कब होता है, समन कब किया जाता है, माइनर केसेस में जो होता है ना समन किया जाता है, मतलब कि एक तरीके से आपको एक नोटिस भेजी जाएगी या फिर कोर्ट के द्वारा ना आपको बुलाया जाएगा, मतलब कि मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको बुलाया जाएगा आपको कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, कि आपकी ये डेट है, इस डेट को आपको प्रेजेंट होना है, आपके खिलाफ है ना ये सब चीज़ें हैं, मतलब कि ये बोला जाएगा, मतलब भेजा जाता है नोटिस टाइप्स, ठीक है। जिसको समन बोलते हैं, नोटिस नहीं बोलेंगे, समन बोलेंगे, ठीक है उसको। वारंट क्या होता है, वारंट देखो भाई सीरियस जो केसेस होते हैं ना उसमें वारंट इशू होता है। मान लो कि 2 कंडीशंस हो सकते हैं। सबसे पहले मान लो कि समन के हिसाब से समझते हैं, मान लो कि किसी को कई बार समन भेजा गया, वो नहीं आया, वो बेवकूफ़ है, उसने वो कह रहा है कि भाई मैं अपनी मस्ती में रहूँगा, वो नहीं गया कोर्ट, तो कोर्ट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वो करेंगे उसके खिलाफ वारंट इशू। वारंट इशू होगा तो उसको अरेस्ट करके पुलिस ले आएगी, पकड़ के ले आएगी, 2 लपाड़े भी मारेगी, क्यों नहीं आए रहे तुम, ठीक है। एक तो वारंट वो हो गया, ठीक है। वो माइनर केस में कभी कभार हो जाता है, ठीक है, छोटे मोटे केसेस में। लेकिन जो सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें मतलब कि वारंट इशू होता है हमेशा, है ना। वारंट इशू उस टाइम भी होता है पहले, मतलब कि बिना वारंट के तो देखो पुलिस है ना कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, सीरियस ऑफेंसेस में आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ें चलते हुए भी मजिस्ट्रेट साहब को तब भी ना ये फ़र्ज़ बनता है, मतलब कि बिना वारंट के कुछ नहीं हो सकता है सीरियस केस में, मतलब कि वारंट इशू होगा ही होगा आपका। भले पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है लेकिन तब भी वारंट इशू किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। हमने 8वां पॉइंट कर लिया, अब 9वें पॉइंट पे आते हैं, जल्दी से ख़त्म करने इसको। सो 9वां जो पॉइंट है वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अब फ्रेम किया जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा, चार्जशीट की बात नहीं कर रहे हम, चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज जो होता है वो हमेशा जो होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा ही फ्रेम किया जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर्मल एक्यूजेशन बाय द कोर्ट, मतलब इसमें ये होता है कि एक्यूज जो होता है उसको, उसके ऊपर ना जो भी चार्जेस लगाए गए हैं, कोर्ट में उसको बुलाया गया, उसको एक्यूज को या तो समन किया गया या फिर आपके क्या बोलते हैं वारंट भेजा गया, और उसमें आपको उसमें जो चार्जेस लगाए जाएँ लगे हैं, मतलब या फिर ना जजेस जो चार्जेस लगाएंगे उसको एक्सप्लेन किया जाता है एक्यूज को, ठीक है। और एक्यूज्ड जो होता है वो प्लीड मतलब कि आस्क करता है उसके लिए, ठीक है। चलो ठीक है। मान लो कि अपॉर्चुनिटी मतलब मांगता है, एक्यूज होता है वो अपॉर्चुनिटी मांगता है कि भाई मेरे को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, मेरे को अपना मतलब कि अपने बारे में बताने के लिए सारी चीज़ें ना टाइम दिया जाए, मेरे को अपने एविडेंसेस वगैरह के लिए, मतलब ट्रायल के लिए टाइम लिया जाए, ठीक है। ट्रायल में चला जाए वो चाहेगा, ठीक है। हमेशा देखो कभी भी ऑप्शंस क्या होते हैं, देखो 2 ऑप्शंस होते हैं, गिल्टी अगर हो गया, अगर गिल्टी पाया गया तो उसको कन्विक्ट करके उसको पनिशमेंट हो जाती है, और गिल्टी नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ तो ट्रायल बिगिन होता है। मतलब चलो मैं समझता हूँ, लॉयर के हिसाब से समझाता हूँ। चलो देखो, मान लो कि कोई भी लॉयर होता है ना, वो अपने क्लाइंट को, मान लो एक्यूज्ड है, उसको बचाने के लिए क्या कहेगा, वो ये बोलेगा क्या कि जाओ तुम अपना क्राइम को कबूल कर लेना कोर्ट में जा करके, ये बोलेगा लॉयर। तब तो ना तो लॉयर को पैसे मिलेंगे और जो उनका क्लाइंट है वो गया अलग, और कूटे जाएंगे वकील साहब अलग। मतलब एक बात कह रहा हूँ। सो कभी भी है ना जो एक्यूज होता है वो ना कभी भी ना अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम ये होता है वो केस होना है वो ट्रायल में ही जाता है, ठीक है।
बहुत सारे मतलब केसेस में ऐसा होता है कि आपने सारी एविडेंसेस वगैरह मतलब दिए गए हैं, मतलब प्रॉपर एविडेंस है, ऐसा नहीं है कि आप बच सकते हो कहीं से भी, तो उस कंडीशन में कन्विक्शन होगा ही होगा, आपको पनिशमेंट उसी टाइम हो जाती है, कोई ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो 10वें पॉइंट पे आते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। अब चलो ठीक है, ट्रायल हो गया, ट्रायल की बारी आती है। ट्रायल में क्या होता है, जो भी एविडेंसेस पाए गए हैं उसको एग्जामिन किया जाता है। मतलब कि एग्जामिन कैसे किया जाता है, वो उसमें ये होता है कि डिटर्मिन ये किया जाता है कि क्या जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी सच में है या फिर नहीं है, ये एग्जामिन किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन टू बी एज अ ट्रायल। ठीक है, ये 3 टाइप्स का होता है। पहला तो समन ट्रायल होता है, तीसरा वारंट ट्रायल और तीसरा जो होता है सेशन ट्रायल। चलो ठीक है, समन ट्रायल कब होता है, ऐसे ऑफेंस है जो कि 2 साल से कम के होते हैं, उसमें समन ट्रायल होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो समन ट्रायल होता है ना वो वारंट ट्रायल में भी मतलब कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरा होता है वारंट ट्रायल, मतलब कि ऐसे ऑफेंसेस जो होते हैं वो जो कि 2 साल से अधिक के हैं, या फिर कह सकते हैं 3 साल 7 साल जो भी है, या फिर इसके साथ साथ ना लाइफ या फिर डेथ इम्प्रिजमेंट भी है। ठीक है, ऐसे इस ट्रायल को ना वारंट ट्रायल भी कहते हैं। सेशन ट्रायल, जो मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस होते हैं ना, बहुत सीरियस मतलब कि स्ट्रिक्ट नेचर के जो होते हैं, वो जो होते हैं ना उस ट्रायल को बोलते हैं सेशन ट्रायल। ठीक है, चलो ठीक है, हमने पढ़ लिया। चलो ठीक है, हमने पढ़ लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात अब आती है। अब हमें सारी चीज़ें पढ़, हमने ना मतलब ऑलमोस्ट तो चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने नहीं कवर करी है अभी तक। ध्यान रखना, हमें ट्रायल के स्टेप्स को पढ़ने हैं। सारे बच्चे यहीं आगे फंसेंगे कि ट्रायल के स्टेप्स क्या होते हैं। आपको जल्दी कोई लॉयर नहीं बताएगा, या फिर बहुत कम जगह आप देखने को ये मिलेगा कि ट्रायल के स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, सारे एक एक स्टेप्स को मैंने इसमें कवर कर रखा है, तो इसको ध्यान से देखना प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है ओपनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। ओपनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या होता है, तो ओपनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन में ये होता है, मान लो कि ट्रायल स्टार्ट हुआ, तो भाई ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि जज के सामने पास कितने मतलब कि अब मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने या फिर जज के सामने कितने केसेस होते हैं। भाई मान लो कोई केस है ना, सेशन कोर्ट में गया, ठीक है, सेशन ट्रायल चल रहा है, तो उसमें केस बहुत सारे होते हैं भाई सेशन कोर्ट में। तो एक जो जज होता है उसको ये तो नहीं ना कि सारे केसेस के बारे में पता होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो लॉयर होता है ना, जो प्रोसिक्यूटर जो होता है, रिमेंबर द प्रोसिक्यूटर, वो ओपनिंग स्टेटमेंट देता है। मतलब कि ओपनिंग स्टेटमेंट क्या देगा, वो उस केसेस के बारे में, पूरा केस के बारे में ना एक्सप्लेन करेगा, एक्यूज्ड के बारे में बताएगा, कैसे मतलब कि पूरा मतलब कि एक्सप्लेन कैसे करेगा, स्टार्टिंग कैसे करेगा आपका केस के, आपके साइटेशन से स्टार्ट करेगा, कॉज लिस्ट से स्टार्ट करेगा, वो सब सारी चीज़ समझा करके उसके बाद आपके फैक्ट्स वगैरह समझाएगा, सारी चीज़ समझाएगा। ठीक है, पूरा केस को अच्छे से समराइज करके समझाएगा। दूसरा जो है इसमें प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस होता है वो प्रोवाइड करेगा, मतलब जो प्रोसिक्यूटर जो होता है वो एविडेंस प्रोवाइड करेगा। कैसे, उसमें क्या करेगा, सबसे पहले तो विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, विटनेस का एग्जामिनेशन मतलब कि सेशन कोर्ट के सामने मान लो किया गया, कोई भी विटनेस आया तो उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, वो एक तरीके से एविडेंस ही है। वो जो विटनेस जो है वो एविडेंस है, ध्यान रखना। दूसरा जो है वो डॉक्यूमेंट, जितने भी ना डॉक्यूमेंट्स है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हो चाहे या फिर आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो, वो जो होता है ना वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो है क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। चलो जो डिफेंस होता है, जो डिफेंस लॉयर होता है, वो क्या करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। मतलब कि प्रोसिक्यूटर जो होता है या फिर जो अदर साइड एक्यूज का जो लॉयर होता है, वो दोनों ही है, मतलब कि क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में ये समझो। चौथा जो होता है, एक्यूज जो होता है ना उसके स्टेटमेंट लिया जाता है। जो कोर्ट जो होता है ना वो एक्यूज का एक्सप्लेनेशन लेता है, उसको फॉर्मल मतलब कि वे में ना लिखा जाता है, नोट डाउन किया जाता है, टाइप्ड किया जाता है। ठीक है, ताकि वो आगे काम आए। ठीक है, ये मत समझना कि मैं इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो इतना जल्दी जल्दी हो जाता है, नहीं भाई, बहुत टाइम लगता है ट्रायल में। ठीक है, चलो ठीक है। पांचवा जो है डिफेंस का एविडेंस होता है। डिफेंस जो होता है ना वो अपना साइड रखता है, वो अपनी तरफ के ना जितने एविडेंसेस है वो उनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके साथ साथ एविडेंसेस के साथ साथ ना वो मतलब कि जो या तो विक्टिम है या फिर विटनेस है ना, उससे भी ना क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करता है, क्वेश्चंस पूछता है, फंसा देगा बिल्कुल वो। मैं आपको बताऊंगा क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है अब आगे, मतलब कुछ वीडियोस में।
छठा जो लास्ट ट्रायल का जो पॉइंट है, स्टेप जो है, वो है फाइनल आर्गूमेंट। दोनों की तरफ से दलीलें, मतलब कि फाइनल आर्गूमेंट्स देते हैं लोग, दलीलें सुनी जाती है, उसके बाद से मतलब आगे के मतलब प्रोसीजर वगैरह देखे जाते हैं। इसमें लॉयर के क्या क्या रोल होते हैं? सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर किसी क्लाइंट को आपको बचाना है, तो वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन किसका होगा? क्रॉस एग्जामिनेशन या तीनों का ही होगा भाई, विटनेसेस का भी होगा आपका, अगर विक्टिम है आपका तो विक्टिम का भी होगा, एक्यूज है तो एक्यूज का भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। दूसरा होता है लीगल आर्गूमेंट। एक अच्छा जो लॉयर होता है ना, उसको लीगल आर्गूमेंट बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए। चलो मैं मानता हूँ कि आपको लीगल ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, आप ड्राफ्ट अगर अगर आधा आप केसेस अगर, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना आर्गूमेंट के साथ साथ ना आधा केस आप कहाँ जीते हो? अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी हुई है ना केस की, तो आधा केस तो आप वहीं जीत गए हो। हमेशा ध्यान रखना कि ड्राफ्टिंग के ऊपर आपकी फुल कमांड होनी चाहिए। दूसरा जो है ना, वो लीगल आर्गूमेंट। आर्गूमेंट बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि जज को समझ में आए, अपनी तरफ से अच्छी दलील दो आप। तीसरा जो होता है ना, एविडेंस चैलेंज, एविडेंसेस को चैलेंज करना। या तो अपने एविडेंस को रखो आप कि मेरा एविडेंस स्ट्रांग है, या तो उनके एविडेंसेस को चैलेंज करो कि ये एविडेंसेस गलत है, ठीक है। चौथा जो होता है डिफेंस की स्ट्रैटेजी, मतलब कि कैसे आप अपने क्लाइंट को बचाओगे, एज ए डिफेंस कैसे लोगे, डिफेंस कैसे लोगे अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। चलो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। सो 11 जो पॉइंट है वो है जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? सारी चीज़ें हो गई, आर्गूमेंट्स वगैरह हो गए, सारी चीज़ें हो गई, ट्रायल पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद आती है जज साहब की बारी। जज साहब सारी दलीलें सुनेंगे बैठ के मस्त कुर्सी पे, उसके बाद से क्या करेंगे? जजमेंट देंगे। अब सबका धक 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 धक, विटनेस का नहीं होता है, मतलब जो विक्टिम की फैमिली होती है या फिर विक्टिम होता है, आर्गूमेंट जो एक्यूज होता है उसकी फैमिली और एक्यूज खुद का, दोनों तरफ के जो लॉयर्स होते हैं, प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनकी भी धक धक करते दिल। सो जो जजमेंट होता है, जो जज होता है ना, वो जजमेंट देता है किस बेसिस पे? तीन चीज़ों के बेसिस पे। हमेशा तीनों चीज़ें होनी चाहिए। एक जो होता है ना, जो तीनों आपके जो मैंने ये चीज़ें ना, एक जजमेंट में तीनों ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी ना एक जजमेंट होता है। पहला एविडेंसेस, एविडेंस हमेशा मेजर रोल प्ले करता है एक जजमेंट में। दूसरा आता है आर्गूमेंट। अब ये थोड़ी नहीं कि एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, आर्गूमेंट आपने घटिया करा है तो भाई जज साहब ने आपके फेवर में कर देंगे, नहीं। तीनों चीज़ें मैटर करती हैं, एविडेंस, आर्गूमेंट, लॉ। लॉ क्या कहता है? आर्गूमेंट्स आपने कैसे प्रेजेंट करा, एविडेंसेस आपके खिलाफ है, आपके फेवर में है, इन तीनों के बेसिस पे जजमेंट दिया जाता है जज के द्वारा, ठीक है। जजमेंट दो तरीके के होते हैं, या तो एक्विटल होता है, मतलब कि नॉट गिल्टी हो, आपको छोड़ दिया, बरी कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कन्विक्शन, मतलब कि आप गिल्टी पाएंगे, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। चलो ठीक है, अगर कन्विक्टेड हो गए हो आप, इसमें दो चीज़ आती है, सेंटेंस हियरिंग और पनिशमेंट अवॉर्डेड। चलो सबसे पहले पनिशमेंट अवॉर्डेड में ये होता है कि आपको पनिशमेंट अवॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। सेंटेंस हियरिंग में ये होता है कि फिर से आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, किसको? एक्यूज्ड को सारी बातें बताई जाती है, एक्यूज्ड को अपनी बातें रखने का मौका दिया जाता है। हियरिंग मतलब पनिशमेंट देने से पहले सेंटेंस हियरिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। पनिशमेंट में आपको पनिशमेंट दे दी गई है, पनिशमेंट हो गया तो फिर आपको अपील में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट पे हम आ चुके हैं। सो लास्ट पॉइंट जो है ना, वो है अपील। अपील कब होगा? अपील कब होगा? जब पार्टी जो है ना, वो डिससेटिस्फाइड है जजमेंट से, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई क्राइम करा है, ठीक है, और मैंने कोई क्राइम नहीं करा है, ठीक है, और मैं एक्यूज पाया गया, मेरे को जज ने बोल दिया कि आपको 7 साल की सज़ा हो गई, ठीक है, मैंने जबकि वो क्राइम नहीं किया है। सो यार मैं तो, ये तो गलत हुआ ना मेरे साथ। सो दैट्स वाई आई विल गो टू फर्दर टू द आइदर टू, अगर कोर्ट में कौन से कोर्ट में, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है तो मैं सेशन कोर्ट में अपील करूंगा। सेशन कोर्ट में जा रहा है, सेशन कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा था, उसमें मैं डिससेटिस्फाइड हुआ तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में। हमेशा ये लेवल्स को याद रखना, ठीक है। सो ये हमारा खत्म हो चुका है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सो BNSS में पूरा प्रोसीजर मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर आपको समझना है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, पूरा ब्रीफ में है। इससे बेटर आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको बताएगा इतने ब्रीफ में। सो सबसे पहले क्राइम होता है, उसके बाद FIR या फिर कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है, इसके बाद आपका इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट के बाद आप बेल के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। बेल के बाद आपकी चार्जशीट फ्रेम की जाती है, किसके द्वारा चार्जशीट होती है? पुलिस के द्वारा।
फिर आपके कोड कॉग्निजेंस देखा जाता है, मतलब कि आपके ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेवल जाते हैं, आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ये थे। अगर आप कॉग्निजेंस पाएंगे तो आगे समन या फिर वारंट आपको भेजा जाता है। समन वारंट भेजा गया, उसके बाद से फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कौन करता है? आप प्रोड्यूस हो गए यहाँ पे, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कौन करेगा? जज साहब करेंगे, मजिस्ट्रेट करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, ट्रायल में अगर आप कॉग्निजेंस मतलब कि पाए गए, गिल्टी पाए गए, तो आपको वहीं से पनिशमेंट हो जाएगी। और अगर आप गिल्टी नहीं पाए गए, आपने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर एविडेंसेस प्रॉपर नहीं पाए गए हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन हुआ नहीं प्रॉपर एविडेंसेस का, तो फिर वो केस जो है ना वो ट्रायल में जाएगा। ट्रायल के बाद मतलब सारी हमने ट्रायल को पूरा अच्छे से पढ़ा, ट्रायल को अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से। ट्रायल के बाद जजमेंट दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, और लास्ट में अपील होगी किसके द्वारा? जो डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मतलब बहुत टाइम हो चुका है, मतलब 1:45 होने जा रहा है। सो इसके आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, या तो हम अपील पढ़ेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपील पढ़ा दूँ कि कैसे पूरा अपील करते हैं, उसका प्रॉपर आपको फॉर्मेट भी दे दूंगा कि कैसे एक हाई कोर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि हाई कोर्ट का आप आसानी से समझ सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वेरिएशन होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैंने आई डिड हैव इंटर्नशिप माई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल, rather than I saw there is a something changes belongs to in the मेरठ। मैंने मेरठ में भी करा था, तो मेरठ में मैंने देखा कि हाँ बहुत सारे मतलब ऐसे चीज़ है ना जिसमें आपके जो अपील वगैरह थे, या फिर आपके जो अदर जो ड्राफ्टिंग वगैरह थे उसमें बहुत सारे चेंजेस थे। सो हाई कोर्ट का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो मैं आपको हाई कोर्ट के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। सो अपील को अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आपका क्रिमिनल अपील होता है। अपील हो गया, बेल एप्लीकेशन भी समझाऊंगा, इसके बाद से आपका सिविल समझाऊंगा, सिविल प्रोसीजर कैसे होता है। इसके साथ साथ हम सिविल प्रोसीजर में अपील कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। फिर आगे चल के हम एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाउन करेंगे, एक एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करते हैं, बेल एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, प्लेन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हैं ना, मतलब हम इजी लैंग्वेज में बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे, मतलब बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। बट मैं कोशिश ये करूँगा कि हर 2 दिन में या फिर डेली मैं एक वीडियो को अपलोड करूँ, ताकि इससे मेरा भी रिवीजन होता है और आपको भी समझ में आए। इसके साथ साथ अगर रिक्वेस्ट कोई करेगा, सो डैट विल मैं ट्रेडमार्क के बारे में बहुत आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। आपकी कंपनी लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, आपके क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। आपको जितने भी ना लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनको बहुत अच्छे से मैं बता सकता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, सो नीचे आई विल कमेंट ऑन माई ईमेल आईडी। सो आप ईमेल आईडी पे मुझे आप मेल कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर नोट्स चाहिए आपको। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट नोट्स दैट आई कुड बी, ठीक है। सो मिलते हैं आपको फिर कल या परसों। सी यू, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।